जाट गलत के साथ ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता और बिल्कुल भावुक होता, भावनाओं में चाहे देश के लिए चाहे मर मिटने का जरूरत हो तो सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में मिलेंगे। तो इसलिए तो किसान आंदोलन मजबूती से लड़ा गया। यदि और कोई होते तो मैदान छोड़ के भाग जाते। सरकार के सामने देख लो कैसे गोलियां चलती थी, किस प्रकार से जो पुलिस शासन प्रशासन का सामना करना पड़ता था। डोटासरा जी के तो प्रदर्शन देख ही रहे हो ना, 500 मीटर तख्ती लेके चल रहे हैं और वोट चोर कर रहे हैं, और जो पेपर चोर, बजरी माफिया, भू माफिया, वो उनको दिख नहीं रहे। बीजेपी की बात करना चाहूँगा, वो तो यही कहते हैं किसान आंदोलन, किसान मतलब जाट। रविंद्र भाटी, ये देखो तुक्के से आए हुए लोग हैं, सेम हनुमान बेनीवाल की भाषा बोल रहे हो। तो बीजेपी की नेता तो हमारी बैसाखी दी हुई है जो उससे चल रहे हैं, और उनके भी गलतफहमी आ गई, वो बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हो गए। किसान के बेटों को जिस प्रकार से परेशान कर रहे हैं ओसियां कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा आंदोलन किसी के नाम है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी और हम लोगों के नाम है, चाहे वो किसान आंदोलन हो। राजेंद्र राठौड़ साहब का समय था, अब समय चला गया, अब समय बचा नहीं। भगत सिंह जी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ। देश के अंदर इतनी जनता थी लेकिन सादत भगत सिंह जी को देनी पड़ी। और जो उनकी बेबाक छवि है और जो साफ सुथरी राजनीति करते हैं, तो उनसे मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों युवा प्रभावित हुए। और इस प्रदेश का प्रत्येक युवा ये चाहता है कि मैं हनुमान बेनीवाल की तरह है ना सड़कों पर संघर्ष करूँ। पुलिस ऑफिसर है, एबीवीपी का दुपट्टा पहने हुए खड़े हैं। प्रदेश के ये हालात है, एक प्रशासनिक अधिकारी है वो अपना आप को बीजेपी को समर्पित कर दिया है। तो अपन क्या आशा करेंगे कानून व्यवस्था की कि जब पुलिस ऑफिसर है एक पार्टी पर्टिकुलर का दुपट्टा पहन के और वो खड़ा है सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पे, तो आप उससे क्या आशा करोगे? क्या वो न्याय करेगा? बीजेपी ने उपराष्ट्रपति को हटा के और उपराष्ट्रपति के चुनाव की समय अभी जैसे चुनाव से पहले कुछ बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया कि हमें अगला कैंडिडेट लाए, वो भी जाट कम्युनिटी से, जो कि तेलंगाना में जाट होते ही नहीं, जबकि तेलंगाना में है कौन? राजनीतिक गुरु हनुमान बेनीवाल जी थे उनके। कोई पुलिस में कांस्टेबल था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई मार्ट चला रहा था, मार्टों के अंदर सब्जी बेच रहा था, वो एमएलए बन गया दूसरी जगह जाके। जिस नेता ने शुरुआत की थी किरोड़ीलाल मीणा ने और हनुमान बेनीवाल ने इसको ख़त्म किया था, वही नेता जब इस भर्ती को रद्द किया गया दोनों आपस में लड़ रहे थे, तू मैं कर रहे थे। सीएम आ रहा है भजनलाल और उनको धक्के दे के बाहर कर रही है पुलिस वाले, तो इससे किसान वर्ग का कितने जलील होंगे। इस प्रदेश के अंदर निस्वार्थ भाव से वोट बैंक की राजनीति, हनुमान बेनीवाल जी एकमात्र ऐसे नेता है वो वोट बैंक की नफा नुकसान नहीं सोचते। भजनलाल जी तो मतलब यूं समझो कि प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भजनलाल जी जैसे मुख्यमंत्री जिनको ये नहीं पता जेडीए आबकारी का अलग अलग डिपार्टमेंट का नहीं पता हो। हनुमान की सेना को जब सारे सिपाही छोड़कर जा रहे थे तब एक नाम था डॉक्टर श्रवण चौधरी का, जो उनके साथ डटे रहे, साथ रहे, और ऐसा ही 2023 के चुनाव के बाद लगातार देखने को मिला। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकनेत्र। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर श्रवण चौधरी हैं जो कि तेज तर्रार नेता हैं और आरएलपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर श्रवण चौधरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आइए सीधा इनसे बात करते हैं प्रदेश की राजनीति पर, आरएलपी के आने वाले समय में जो कार्यकारिणी है उसको लेकर, और प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और 2028 के इलेक्शन को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, और जो युवाओं को लेकर हाल ही में एसआई भर्ती का जो आंदोलन हुआ उन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी के पैसे को छोड़कर राजनीति में क्यों आ गए? क्योंकि डॉक्टर में तो बहुत सारा पैसा है, कहते हैं कि पैसा है, दौलत शोहरत सब कुछ है। देखिए, मैं मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन में था। उसी समय से जब एक बार पीएमटी के घोटाले हुए थे तो सरकारों के खिलाफ, क्योंकि जाट और स्टूडेंट यूनियन के जो यूजी के जो हम लोग एक्टिव थे वो हमेशा कई न कई मुद्दों को लेकर सरकारों के खिलाफ लड़ते रहे, प्रशासन शासन के खिलाफ लड़ते रहे। तभी से मेरा ये था। फिर मैं एक किसान परिवार से हूँ। जो परिस्थितियाँ किसान परिवार और किसानों को जो हमने देखी है परिस्थिति है धरातल पे, मैं उस विधानसभा से आता हूँ जो विधानसभा जिनका बहुत बड़ा नाम था जो राजनीति में, और विधानसभा का ये हालात थे कि विधानसभा के अंदर स्कूल, कॉलेज, सड़कें, पानी की इतनी बड़ी समस्याएं थी जो जिनकी समस्याओं को जूझ रहे थे और किसान अपना आप ही उन समस्याओं को निपट रहे थे। आप बताओ ओसियां जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कॉलेज कब आई? मैं मीडिया के माध्यम से आपको कहूँगा कि आप पता करना कि ओसियां में कॉलेज, पहली कॉलेज कब खुली।
और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मारवाड़ पिछड़ा रहा, पानी के क्षेत्र में, किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं के, तो कहीं न कहीं मेरे ये जेन में था कि मैं किसान परिवार से हूँ। फाइनेंशियली तो मैं ज़्यादा मजबूत नहीं, लेकिन मेरे जेन में था कि किसी न किसी मामले को लेकर मैं मजबूती से जो है किसान, जवान और पीड़ित शोषित की आवाज़ बन के और चलता रहूँगा। इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि ऐसी कमरों में बैठकर आप बढ़िया पैसे भी कमा सकते थे, धूप में नहीं फिरना पड़ता, छाँव में बैठ के काम कर सकते थे। माँ बाप का सपना भी यही होता है। सड़कों पे कहाँ आपको संघर्ष करना पड़ रहा है इस चक्कर में? देखिए, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी किसानों के बेटे मिलते थे मुझे, जब मैं पढ़ रहा था तब से लेके और अभी तक, और वो दुख पीड़ा लेके ही आते थे और वो ये चाहते थे कि मैं बढ़ चढ़ के उनकी मदद करूं। आज एक किसान का गरीब बेटा यहाँ शहर के अंदर आता है पढ़ाई के लिए, 5,000 का कमरा लेता, 5,000 खाने का जुगाड़ करता, महीने के 10,000 का कर्ज लेके पढ़ता, और लास्ट में पता चला कि उसको कुछ हाथ नहीं लगा। तो उनकी दुख और तकलीफ है। जब मैं जब गांव डाणी में घूमता जाता तो मैं ये देखता कि किसान किस प्रकार से यूरिया खाद के लिए लाइनों में लगा हुआ है, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। किसानों की हालत, एक बिजली के लिए हमारे ओसिया के अंदर एक बार तिवरी के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बिजली के लिए। वसुंधरा जी की सरकार थी, लाठीचार्ज हुए और बहुत ज़्यादा किसान इंजर्ड हुए थे। और उस टाइम मुझे याद है, जब मैं छोटी क्लास में था और मेरे दादाजी, मेरे फादर उस आंदोलन का हिस्सा थे। हमने देखा किस प्रकार से लाठियाँ बरसाई और किसान को क्या चाहिए था, सिर्फ 8 घंटे बिजली की मांग थी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से किसान जो है 24 घंटे मेहनत करता है, उसका मेहनताना नहीं मिल रहा, और एक बिजली की और एक खाद की मांग के लिए क्या हालात हो रहे। तो मेरे जेन में था कहीं न कहीं कि मैं चाहे ना मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं एक इन आंदोलनों का हिस्सा और मैं जो है राजनीति के नज़दीक जाने की इसलिए मैंने कोशिश की और अभी भी प्रयासरत हूँ कि मैं किसान, जवान, शोषित, पीड़ित की आवाज़ बन के और आगे मजबूती से इनके लिए लड़ता रहूँ। कहने का मतलब राजनीति और सड़कों पे संघर्ष करना खून में पहले से था। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तो फिर राजनीति और डॉक्टरी के पैसे को दोनों को मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि आप अभी भी अपन जहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन ड्यूटी हॉस्पिटल में हुआ। देखिए, ये आप एक आपकी डिग्री है। आप जब जैसे मान लो कि कोई एक एसडीएम है या कोई जैसे ग्रेजुएट, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियन है लॉ कर लेते हैं, तो वो चाहे तो वकालत पेशा जो है वो कर सकते हैं अपना साथ। और मुझे याद है कि फारूक अब्दुल्ला जी एसएमएस से पास आउट है, जो J&K के सीएम रहे थे, वो एक डॉक्टर। बहुत सारे डॉक्टर थे, दिगंबर जी थे, बहुत सारे ऐसे थे जो बाई प्रोफेशन, चाहे किरोड़ी मीणा जी हो, बहुत सारे प्रदेश के अंदर ऐसे नेता हैं। और इवन मैं जो मेरे आइडियल जो पॉलिटिशियन है और हनुमान बेनीवाल जी, वो उन्होंने लॉ कर रखी है, तो वो उनको सारा पता है कि क्या है। अब वो उनको टाइम नहीं मिलता है इन चीज़ों का, क्योंकि इस लेवल पे चले गए। तो मेरा एक प्रोफेशन था, लेकिन प्रोफेशन में ये है कि मैं कहीं न कहीं इस प्रोफेशन में भी लोगों की मदद करूं, गरीब किसान के बच्चों की मदद करूं, जो पीड़ित या दुखी है उनकी मदद करूं। लेकिन मेरे जेन में जो था मोटो ये था कि मैं किसान परिवार की मदद कैसे कर पाऊं, कैसे मैं राजनीति के नज़दीक आके उनकी मदद कर पाऊं। क्योंकि मेरा 100% प्योर ये नहीं था कि मैं राजनीति और पॉलिटिक्स वैसे करूं जो लोगों की एक अलग चाहत होती, वैसी चाहत होती तो मैं अभी तक मैं आ जाता। क्योंकि मैं जो है 2018 में आरएलपी पार्टी का गठन हुआ था, उससे पहले ही मैं नेताजी से जुड़ा हुआ था। ये सवाल भी मैं करने वाला था कि हनुमान बेनीवाल से क्यों जुड़े? क्योंकि इस प्रदेश के अंदर निस्वार्थ भाव से वोट बैंक की राजनीति, हनुमान बेनीवाल जी एकमात्र ऐसे नेता है, वो वोट बैंक की नफ़ा नुकसान नहीं सोचते। उनको लगा कि मेरा किसान, मेरा जवान किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का है, वो दुख तकलीफ में है, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि इससे मेरे वोटों का नुकसान होगा, वोटों का फ़ायदा होगा, और वो सीधे जाके और उनकी मदद के लिए उतर जाते हैं मैदान के अंदर और मजबूती से डट के मुकाबला करते हैं। तो उनकी जो कार्यशैली है, जो उनकी काम करने की जो ढंग है और जो उनकी बेबाक छवि है और जो साफ सुथरी राजनीति करते हैं, तो उनसे मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों युवा प्रभावित हुए। और इस प्रदेश का प्रत्येक युवा ये चाहता है कि मैं हनुमान बेनीवाल की तरह है ना सड़कों पे संघर्ष करूं, क्योंकि वो एक युवाओं के आदर्श है और ऐसे मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं और न्याय दिलाते हैं लोगों को, दुख तकलीफ में हमेशा काम आते हैं। उनकी आइडियोलॉजी, उनका काम करने की शैली और जो वो जिस प्रकार से बेबाक और साफ छवि और ईमानदारी के साथ
जिस प्रकार से राजनीति करते हैं तो उनसे हम प्रभावित हुए। आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल एक बागी नेता हैं। तो बागी नेता से आपके कहीं ना कहीं राजनीति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अन्य नेताओं से फर्क क्या है इसमें? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी अब बागी नहीं, तो खुद की पार्टी है, लेकिन 18 बागी है मतलब वो सोचते नहीं है किसी भी चीज को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके वो एक भगत सिंह की भूमिका के अंदर राजस्थान के अंदर जो है पीड़ित शोषित की आवाज़ बन के खड़े हैं, क्योंकि ऐसे नेता बहुत कम होते हैं, किसी के साथ वो लंबे समय तक नहीं टिक सकते। बिल्कुल नहीं टिक सकते। इसलिए नहीं टिक सकते कि वो किसी भी चीज़ अन्याय के खिलाफ और किसी चीज़ के लिए जो है जहाँ उनको लगता है ये गलत है, तो जैसे ही उनको गलत लगता है तो वो बिल्कुल बेबाक सारे लोगों के सामने बैठ के और उस ट्रैक से हट जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, मैं इस गलत राह पे नहीं चलूँगा। तो यही तो जो लोगों को प्रभावित करती है उनकी छवि और उनकी कार्यशैली और उनका एक नेचर, कि वो गलत के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं और गलत का साथ नहीं देते हैं, वो गलत के साथ कभी नहीं रहते हैं। इसलिए वो ज़्यादा टाइम, आप कहते हो ना बागी, वो बागी इसलिए बन जाते हैं, वो गलत, वो सरकारों से टक्कर ले लेते हैं, उनको नहीं पसंद आता। मान लो कि एक मैं उदाहरण देता हूँ, किसान आंदोलन, जब वो बीजेपी के साथ थे, बिल्कुल, जब किसान आंदोलन हुआ तब उन्होंने बोल दिया कि मैं एनडीए को ठोकर मार रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। जब वो लोकसभा की कमेटियों के इस्तीफा दिया, इमीडिएटली उन्होंने सड़क पे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे सड़क पे खड़े होकर उन्होंने बोला कि मैं इस्तीफा फेंकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरे किसान भाइयों के साथ रहूँगा। एकमात्र प्रदेश और देश का एकमात्र सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर एनडीए को ठोकर मारी, कमेटियों से अलग हुए और किसानों के साथ आ गए। यही तो उनकी खास बात है कि वो ये नहीं सोचते हैं अपना नफ़ा। यदि वो अपना नफ़ा सोचते, अपना फ़ायदा सोचते, वो उनके बीजेपी के साथ रहते और किसान आंदोलन में आ जाते, इस्तीफा नहीं देते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल अलग रहूँगा और अलग होऊंगा। कहीं यही तो कारण नहीं है हनुमान बेनीवाल का ये बागी तेवर ही उनके कार्यकर्ता या उनके जो नज़दीकी बड़े बड़े नेता हुआ करते थे वो उनको छोड़कर जा रहे हैं? कोई कांग्रेस में चला गया तो कोई बीजेपी में चला गया। देखिए, राजनीति के अंदर क्या है कि लोगों को जल्दी अपना स्वार्थ की पूर्ति चाहिए, और आज का समय है जो इसके अंदर हर जो राजनीति करता है वो चाहता है कि मैं जल्दी से नेता बन जाऊं, जल्दी से एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं। धैर्य नहीं है। दूसरी बात, उनको ये लगता है कि यहाँ संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ वाइट जो है शर्ट चोले पाजामे की क्रीज बहुत जल्दी टूटती है, क्योंकि रोडों पे संघर्ष करना पड़ता है। आंधी तूफान बारिश के अंदर आपको एक एक महीने तक आंदोलनों में पड़ा रहना पड़ता है। पहली पार्टी है। दूसरी पार्टी में तो आप आराम से एसी रूम में रहो, एसी गाड़ी में जाओ, उतरो, 1 घंटे तक तख्ती लेके 1 बार 2 घंटे फोटो खिंचवा लो, घर जाओ। तो वो उन पार्टियों में संघर्ष नहीं है और संघर्ष की राह उनको चाहिए नहीं। वो किसी की आवाज़ बन के आगे खड़े नहीं, उनका मोटो ही सिर्फ ये है कि मुझे एमएलए बनना, राजनीति में साफ राजनीति करना और अच्छी छवि के साथ राजनीति करना, सेवा करना, दोनों अलग चीज़ है। तो उनको जल्दी जल्दी एमएलए एमपी बनना था और उन्होंने राजनीति की कैरियर की शुरुआत, राजनीतिक गुरु हनुमान बेनीवाल जी थे उनके। कोई पुलिस में कांस्टेबल था, कोई कुछ कर रहा था, कोई मार्ट चला रहा था, मार्टों के अंदर सब्जी बेच रहा था, वो एमएलए बन गया दूसरी जगह जाके। तो कई न कई राजनीतिक गुरु तो उनके हनुमान बेनीवाल जी थे, लेकिन उनको लगा कि यहाँ हनुमान बेनीवाल जी जो है ठोक बजा के नेता बना रहे, आगे बढ़ा रहे। कोई जो है आप बताओ कि प्रधान तक पहुँचा, कोई एमएलए के एक चुनाव लड़ा, जीत के नज़दीक तक पहुँचा, लेकिन उनको लगा कि नहीं हम दूसरी जगह जाके जल्दी से एमएलए बन जाएंगे। लेकिन अब कहाँ से आओगे वापस? एक बार तो बन गए, अब क्या करोगे आगे? राजनीति में एक बार बनना आसान काम है। मान लियोगे आप जाके विरोधियों के साथ मिलके एक झुंड बना के, एक खेमा बना के आप जीत गए। फिर राजनीति में राजनेता वो होता है, हनुमान बेनीवाल जी अपने मन से हमेशा कहते हैं कि दोबारा या तीबारा जीत के आते हैं, उससे नेता माना जाता है। एक बार नेता तो कोई भी बन जाता है। तो क्या डॉक्टर श्रवण चौधरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे भी कोई विधायक बनना है, एमपी बनना है या कुछ बड़ा मंत्रालय लेना है? देखिए, महत्वाकांक्षा हर इंसान की होती है, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन महत्वाकांक्षा ऐसे नहीं है कि मैं महत्वाकांक्षा में इतना ही पागल हो जाऊँ कि मुझे सही गलत का फैसला करना नहीं है, मुझे सही गलत नहीं दिखे और मैं उस सही वाली राह को छोड़ के गलत राह पकड़ लूँ, या मेरे स्वार्थ के लिए लाखों लोगों को जो है गुमराह करके, लाखों लोगों के साथ धोखा करके और मैं एक सुबह यहाँ और शाम को वहाँ चला जाऊँ,
तो ये मुझे पसंद नहीं है और ये मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, मेरी विचारधारा भी नहीं है। और मैं जिस इंसान के साथ हूँ, मैं खराब परिस्थिति में भी उस इंसान के साथ रहूँगा, चाहे परिस्थिति कितनी खराब हो, चाहे हमें कितना ही जूझना पड़े, कितना ही संघर्ष करना पड़े, चाहे हमें इस संघर्ष का परिणाम हमें लेट मिले, लेकिन हम संघर्ष में साथ रहेंगे। संघर्ष में मझदार में छोड़ के जाने वालों में से श्रवण चौधरी नहीं है। तो क्या हनुमान बेनीवाल के साथ वो महत्वाकांक्षाएं पूरी हो पाएगी? देखो ये सब जिस तरीके से पार्टी का एक भी विधायक नहीं है अब राजस्थान में, ये विधायक नहीं है, लेकिन आपने पिछले 2018 से लेके अभी तक के जो आंदोलन और इस राजस्थान के अंदर आप यदि संघर्ष को देखोगे तो सबसे ज़्यादा आंदोलन किसी के नाम है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी और हम लोगों के नाम है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे आपने देखा होगा गहलोत साहब के टाइम लंपी बीमारी आई थी गायों में, कोई नहीं बोला कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। पहली पार्टी, पहले लोग हैं जो हमने 100-150 किलोमीटर पैदल चल के कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, घेरने की कोशिश की और हमने कहा किसानों को मुआवजा मिले। किसान आंदोलन, बजरी माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ, पेपर माफिया के खिलाफ, हर जगह जहाँ पे भी मान लो किसी शहीद को शहादत होगी, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है तो वहाँ पहुँचने की जरूरत हो, वहाँ सरकारों से लड़ने की बात हो तो हनुमान बेनीवाल जी और आरएलपी पार्टी ही वहाँ मिली है। अपोजिशन की भूमिका यदि सही मायने में प्रदेश में किसी ने निभाई है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी है। लेकिन भाई साहब वोट तो नहीं मिलते ना आंदोलनों से। देखिए हमने पिछली बार जो है 2.5% वोट लिए थे, ठीक है, 1.5% में सरकार चेंज हो जाती। यदि हम सही तरीके से अलायंस करते तो आज हम सरकार के अंदर होते, लेकिन हमने क्या है कि वोट परसेंटेज तो हमारा बड़ा है, वोट परसेंटेज बड़ा है और 2028 जो है 2028 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 28 में बिल्कुल जो है सरकार के अंदर होंगे और सरकार हमारे बगैर नहीं बनेगी, ये निश्चित है। क्योंकि अब जो है ये सरकारें क्या है कि चुनाव के टाइम कुछ न कुछ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि सही मायने में हमारे लिए कौन लड़ रहा है सड़कों पे। क्योंकि ये लोग वोट आते हैं बाहर निकल जाते हैं, बरसाती मेंढक है ये तो पार्टियों के लोग, जब अपने स्वार्थ के लिए बाहर आते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो अब जनता है जाग चुकी है और जनता समझ भी चुकी है कि असली लड़ाके कौन है, संघर्षशील कौन है और कौन संघर्ष कर सकता है सड़कों पे। असली लड़ाके कौन है ये तो 2028 में पता चलेगा। लेकिन आप जहां से आते हैं वो है ओसिया विधानसभा क्षेत्र, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और खासतौर से मदेरणा परिवार का, और वहाँ की देखरेख अब कर रही हैं दिव्या मदेरणा, उनका परिवार आगे बढ़ा रही हैं और फिलहाल विधायक है बहरा राम सिहोल। उन दोनों के बीच में आप कैसे स्टेब्लिश हो पाएंगे? देखिए उन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश नहीं, उनके पिछला जो लास्ट चुनाव थे उस चुनाव के अंदर ट्रायंगल बना हुआ था। कुछ कारणों से मैं वहाँ चुनाव नहीं लड़ा, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उससे जस्ट पहले पंचायत और जिला परिषद के चुनाव हुए थे। 30,800 वोट है जो आरएलपी के खाते में पड़े थे। 45,000 मेंबरशिप दी थी हमने ओसिया विधानसभा से आरएलपी को, और आरएलपी के ऑन रिकॉर्ड 45,000 मेंबरशिप जो चला था मेंबरशिप प्रोग्राम, आज की तारीख में आज चुनाव हो जाए तो वहाँ ट्रायंगल है, वहाँ आरएलपी बहुत मजबूती से फाइट में आएगी। पिछली बार जो है विधायक जी बने हुए हैं बीजेपी के, ये आरएलपी की बैसाखी पे चल रहे हैं, आरएलपी की ही बैसाखी दी हुई है जिसकी वजह से लंगड़ा के आज चल रहे हैं। ये इनका वजूद नहीं था और इनका, मैं आज भी कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, इनका वजूद था तो 28 में देख लेंगे वजूद। तो आरएलपी के वोट बैंक अच्छा है, चाहे वो कितने ही कद्दा और दिग्गज नेता हो, लेकिन जब जनता अपने फैसले करती है तो जनता ठोक बजा के फैसले करती है और जनता को लड़ने वाले संघर्षशील लोग पसंद है। जनता को तो संघर्षशील वाले नेता पसंद हैं, लेकिन वहाँ पर दिव्या मदेरणा भी है जो कि लगातार भाषणों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं और हनुमान बेनीवाल से उनके 36 के आंकड़े चलते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए नेताजी ने हमेशा ही जो किसान परिवार हैं, किसान परिवारों के, जब मुसीबत में किसान परिवार था तब हमेशा मदद करने की कोशिश की, मदद भी की। मुझे याद है पुराने दिन कि जब मदद की ज़रूरत थी मदेरणा परिवार को तो प्रदेश के अंदर सबसे पहले कोई आगे आया था वो हनुमान बेनीवाल जी थे और हनुमान बेनीवाल जी ने मजबूती से मदद की। उससे पहले चुनाव थे, उन चुनावों में मदद की ज़रूरत थी, हनुमान बेनीवाल जी ने मदद की थी। अब उनके जो है वैचारिक मतभेद, जिस प्रकार से वो बात बेबाक की नहीं है, बात ये है कि सही गलत क्या है। एक प्रदेश का नेता होता है, एक देश का नेता होता है, एक विधानसभा का नेता, सब में फ़र्क होता है।
आज कोई कहे कि मैं हनुमान बेनीवाल बन जाऊं तो नहीं बन सकता वो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को पूरा देश और प्रदेश पसंद करता है। मान लो कि है ना, उनके बराबर के कद्दावर नेता जो हैं, जो जिनका देश और प्रदेश में प्रभाव है, वो उनके बराबर। अब कोई विधानसभा का नेता है वो ये कहे कि नहीं मैं तो प्रदेश का नेता हूँ, तो वो ऐसे नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं गलतफहमियाँ आ जाती है। एक एमएलए में गलतफहमी आ जाती है, वो अपना आपको प्रदेश का नेता बन बैठता है, जबकि उनको ये नहीं पता है कि मुझे सरपंच को ऊपर बैठाना कि नीचे बैठाना। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं क्या है, ईगो, जब आदमी के अंदर ईगो कूट कूट के आ जाती है ना। ये दिव्या मदेरणा पे तंज है क्या? ये मैं तंज की, वो तो आप मीडिया को पता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, लेकिन इतनी ईगो है, आपको पता है कि रावण की भी नहीं रही, तो अभी समय कौन सा चल रहा है, ये समझने की बात है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की नेता तो हमारी बैसाखी दी हुई है जो उससे चल रहे हैं, और उनके भी गलतफहमी आ गई, वो बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हो गए। किसान के बेटों को जिस प्रकार से परेशान कर रहे हैं ओसियां कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और जिस प्रकार से वहाँ के किसान परेशान हो रहे हैं, तो भी एक गलत है। मैं तो उनको भी कहना चाहूँगा कि आप याद करो पुराने दिनों को, पुराने समय को, क्यों आप किसान के बेटों को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हो, उनकी सुनो। और उन्होंने भी किसी न किसी अलग के सामने जोड़ी फैला रखी, तो उनकी पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं बीजेपी में। जिस प्रकार से वाक्य हुआ, आप बताओ कि एक वहाँ का जो जिस रूलिंग गवर्नमेंट है, सरकार का एमएलए एयरपोर्ट पे है, जो सीएम आ रहा है भजनलाल, और उनको धक्के दे के बाहर कर रही है पुलिस वाले। तो इससे किसान वर्ग का कितने जलील और कितने जलील होंगे। और एक हमारे वहाँ का एक कोई सामंती जो अंदर एयरपोर्ट के अंदर बैठा था, ओसिया का एक सामंती अंदर बैठा था, वो कह रहे कि इनको विधायक को अंदर मत आने दो, क्योंकि वो किसान का बेटा है, उसको अंदर मत आने दो। मतलब आप बताओ कि जिसकी कोई वजूद नहीं है, जो किसी पद पे नहीं है, जो एमएलए नहीं है, वो तो अंदर है, और वहाँ का जो रूलिंग गवर्नमेंट का एमएलए है, सीएम से मिलने के लिए उसके साथ धक्का मुक्की हो रही है। तो इससे शर्मनाक बात प्रदेश में और क्या होगी, और कितना जलील होंगे वो एमएलए साहब। अभी उनका एक वीडियो भी आया था विधानसभा के अंदर का, वो कह रहे थे कि मैं गलत जीत गया, मेरे पास मतलब विधानसभा में जाता हूं तो मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि किसी की लड़की भाग गई, किसी की बेटी भाग गई, इस पे कोई कठोर कानून बनाना चाहिए। अपनी ही सरकार के लिए बोल रहे हैं, क्या वो सरकार मानती नहीं है? और इस कानून के बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, कानून किसान के बेटे बेटियों के लिए जो है कोई अच्छा कानून हो, जिसके अंदर ये कि बूढ़े माँ बाप प्रताड़ित नहीं हो, लेकिन इतना गिड़गिड़ाना पड़े सरकार से इतना, तो वो तो सरकार का हिस्सा है कानून। मतलब उनको तो सरकार के अंदर रह के सीएम से मनवाना चाहिए। जब एक एमएलए, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हो और आपकी सरकार है, फिर रोते हुए कह रहे हैं कि मैं गलत जीत गया। फिर वो इसलिए कह रहे हैं, उनको पता है कि आरएलपी की वजह से वो जीत गए और अब उनके कहीं चल नहीं रही है। उनका दुख ये प्रकट कर रहे हैं कि मेरी कहीं चल नहीं रही है सरकार के अंदर, और सरकार में कोई नहीं सुन रहा है। इवन हालात ओसिया के मैं बताऊंगा आपको, तो बिजली घर के अंदर से लेके एसडीएम तहसील कार्यालय से लेके पुलिस थानों के अंदर क्या हालात हो रखे हैं, बहुत ही बुरे हालात हो रखे हैं। आए दिन मर्डर, रेप, बहुत सारी घटनाएं हो रही जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। मतलब एक पूरे प्रदेश में यही है। हाँ, प्रदेश में तो है ही है। तो मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात करूँ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हाल है, तो प्रदेश में तो है। प्रदेश में तो आए दिन मर्डर हो रहे हैं। कम से कम आज राजस्थान के अंदर 10 जगह धरने चल रहे हैं, 5 जगह बॉडी लिए बैठे हुए लोग। ये हालात है प्रदेश। आज भी कहीं ना कहीं एक मर्डर जरूर हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मर्डर रोज हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। कल परसों एक वीडियो आ रहा था, पुलिस वाले एक महिला को मार रहे थे। बिल्कुल, अब कोई राय नहीं। मैं तो आज ताजुब, मैं कि ट्विटर पे एक पोस्ट देख रहा था जिसके अंदर एक जो है पुलिस ऑफिसर है, एबीवीपी का दुपट्टा पहने हुए खड़े हैं। प्रदेश के ये हालात है, एक प्रशासनिक अधिकारी है, वो अपना आप को बीजेपी को समर्पित कर दिया है। तो अपन क्या आशा करेंगे कानून व्यवस्था की, कि जब पुलिस ऑफिसर है एक पार्टी पर्टिकुलर का दुपट्टा पहन के, और वो खड़ा है सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच पे, तो आप उससे क्या आशा करोगे? क्या वो न्याय करेगा? वो कभी न्याय नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सोच ही बीजेपी माइंडेड सोच का आदमी हो गया, और वो वैसे ही करेगा जैसे बीजेपी कहेगी। बीजेपी कहेगी ये करना, तो वो वही करेगा। क्या यही कारण था कि शिव से एक बीजेपी के प्रत्याशी जैसलमेर जाकर पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर भाषण दे रहे थे? देखिए, ये मतलब जो है प्रशासनिक अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि क्या हालात हो गए। मतलब एक है जो पुलिस की गाड़ी की जो गरिमा होनी चाहिए, जो मर्यादा होनी चाहिए, जो शासन प्रशासन की मर्यादा होनी चाहिए, और जो राजनीतिक लोग हैं उनकी अपना एक ऑरा होता है। लेकिन ऐसे नहीं है। आप ऐसे हीरो बनने के लिए आप कुछ भी करो। मर्डर हो गया, आपसे कानून संभल नहीं रहा है, और आप पुलिस की गाड़ी पे चढ़ के खड़े हो, कोई सुन नहीं रहा है, तो ये तो क्या है? मतलब ये तो कानून, बिल्कुल कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई, और बिल्कुल कानून एक ख़त्म सा हो गया है। आप जहाँ से आते हैं वो जोधपुर जिला पड़ता है, जो कि
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र माना जाता है और 3 बार वो मुख्यमंत्री रह गए। क्या लगता है 3 बार के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ बदलाव किए होंगे वहाँ पर? देखिए, कुछ चीज़ें जो है जोधपुर के अंदर, जैसे IIT और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, ये चीज़ें आए, इंस्टीट्यूट आए, नो डाउट उन इंस्टीट्यूट जो आए उनसे वहाँ के आसपास के एरिया को फ़ायदा मिला है। लेकिन CM रहते हुए जितना विकास होना चाहिए वो आसपास के एरिया को नहीं हुआ, 40 किलोमीटर की परिधि में नहीं हुआ। जैसे पानी के लिए गर्मियों में आज भी हालात बुरे हैं, जोधपुर के आसपास के एरिया को हालात ख़राब है, पशुधन मरता है, लोग 1000 रुपये दे के टैंकर डालाते हैं। खेती और किसानी की बात करें तो वहाँ के किसानों के हालात जो 2011-12 में थे और 2025 में हैं, बिल्कुल उल्टे हालात हैं। जिस एरिया से उन्होंने, गहलोत साहब ने जो पहला चुनाव जो है जिला परिषद का लड़ा, आज उस वार्ड की स्थिति देखें तो किसानों की स्थिति बिल्कुल ख़राब स्थिति है। क्योंकि वहाँ जो है मिर्ची का गढ़ था, बहुत अच्छी फसलें होती थी, पानी ख़त्म हो गए, रोज़गार है नहीं, तो किसानों की हालत और बदतर ख़राब होती जा रही है। तो जो रोज़गार मिलना चाहिए था, जहाँ रोज़गार डेवलप होने चाहिए थे, जहाँ अच्छी इंडस्ट्री आनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं है। आप पिछले दिनों देखा कि ड्रेनेज सिस्टम जो डोली के हालात थे, ख़राब पानी, गंदे पानी के लिए RLP ने आंदोलन किया, फिर DPR बनी, फिर प्रोजेक्ट के लिए बात चीज़ें हुई सारी। तो ये जो है गहलोत साहब के राज में हो जाना चाहिए था ये काम। जब वो खुद CM इतनी बार रह चुके हैं तो वहाँ ये हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो कहीं कहीं कमियाँ तो रही है। आपने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन 2021 के ऐसा ही भर्ती थी जिसमें लोगों को रोजगार मिला, उसके खिलाफ तो आप लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, रोजगार मिला, लेकिन रोजगार हासिल करने के लिए किसी को 50 लाख 1 करोड़ रुपए देने पड़े तो ये कौन सा रोजगार है? मैं तो कह रहा हूँ कि 1 करोड़ में तो रोजगार वो और 100 लोगों को देता। एक पेपर के लिए उसने एक खुद को रोजगार लेने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़ में यदि कोई इंडस्ट्री कुछ फैक्ट्री शुरू करता तो 100 को एम्प्लॉय बनाता। ऐसे भूमाफिया, ऐसे तस्कर, ऐसे ट्रक ड्राइवर, कबाड़ी वाले, दूध बेचने वाले, जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था, वो 50-50 लाख देके पेपर लेके और थानेदार बन गए। तो आंदोलन क्यों नहीं करें हम? जब पेपर लीक हुआ तो आग की तरह पूरे प्रदेश के अंदर फैला था और जो टॉपर, जो पहले 1 से लेके 15वीं रैंक तक, तो सारे ही फर्जी निकले। तो हम किसको सही कहेंगे? दूसरा है कि मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ भाई कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, हम सही हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ। बिल्कुल आपके साथ अन्याय हुआ। जब भगत सिंह जी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ, देश के अंदर इतनी जनता थी, लेकिन शहादत भगत सिंह जी को देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? उनके परिवार, उनके पिताजी ने तो बोला होगा कि मेरे परिवार के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन आज हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं। मैं उन पीड़ित भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो ईमानदार हैं, आप वापस लग जाओगे। आप में टैलेंट है, वो 1 साल 2 साल में टैलेंट ख़त्म नहीं होता है। टैलेंट है, इनहेरेंट रहता है, अंदर रहता है। यदि आप में टैलेंट है तो आप किसी और वैकेंसी में लग जाओगे। थानेदार, पटवारी, RI, तहसीलदार, ये सरकार कह रही ना हम तो वैकेंसियों की लाइन लगा रखे हैं, तो लाइन लगा दें तो आप आ जाओगे वापस। लेकिन जो गरीब किसान के बेटे जिन्होंने 5000 रुपये में कमरा लिया, 5000 में टिफिन मंगाए, 10,000 20,000 रुपये महीने के कोचिंग वालों को दिए, लाखों रुपए कोचिंग में लुटा दिए, लाइब्रेरियों में अपनी आंखों में अंधे हो गए थे, और उनके ये निराशा हाथ लगी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, पेपर बिक गया है, इंटरव्यू में पैसे चले हैं और फिजिकल में पैसे चले हैं, सारे सब जगह करप्शन हो गया। तो वो कितने लाखों जो बच्चे, गरीब बच्चे, कितने रोए होंगे, कितनी दुख तकलीफ होगी। एक तरफ 5 लोग हैं, एक तरफ लाखों लोग हैं। क्या फैसला करोगे आप? लाखों को बचाओगे या 5 को बचाओगे? 5 को बचा के क्या कर लोगे जब लाखों को मार दोगे? तो इस भर्ती के अंदर इतने बड़े लेवल की धांधली हुई कि सही गलत कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया एक ही है, उन सबको वापस एग्जाम में बैठाओ। क्यों नहीं बैठाया RPSC को इमीडिएटली रोक के हम वापस सबका। जब आप बताओ कि मीडिया, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उनको राज्यपाल का नाम नहीं पता, वो थानेदार बने हुए थे, जिनको प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता, जिनको ये नहीं पता है कि राज्य कितने, जिले कितने हैं, जिन जिलों का नाम नहीं पता, वो थानेदार बने हुए बैठे थे और वो ईमानदारी का ढोल पीट रहे। तीसरे दिन SOG गिरफ्तार कर रही है और फिर वो ईमानदार। तो मेरे को तो नहीं लग रहा ईमानदार, फिर भी 2% 1% ईमानदार है तो उन भाइयों का मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो वापस लग जाए। ये वैकेंसी तो सामने है। हनुमान बेनीवाल ने भी RLP का ऑफर दे दिया है। देखिए, जिनको इंटरेस्ट है वो आए और जिनको ऑफिसर बनना है वो वापस मेहनत करें, दुगनी ताकत से लग जाएं। क्योंकि टैलेंट ऐसे नहीं है कि एक बार RPA में चले गए टैलेंट खत्म हो गया।
मतलब टैलेंट ऐसे खत्म नहीं होता है। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं होता तो क्या आप वापस तैयारी नहीं करते तो अब वापस तैयारी कर लो, वापस आ जाओगे। और दूसरी बात रही कि है ना, मतलब जब पेपर बिक गए जिनके पास, तो ऊपर की मेरिट में तो सारे वही आए हैं फर्जी, वो आएंगे कैसे? जो टैलेंट वाले थे वो तो नीचे दब गए। भाई इंटरव्यू में जिसके 1 के 18 आ रहा है, 1 के ना ज़्यादा आ रहा है, 40 नंबर आ रहे हैं, तो कितना गैप है? बहुत बड़ा गैप के साथ ये चीज़ हुई है। पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया। खाली ऐसा ही नहीं, अब आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की, और आरपीएससी के अंदर अब अगली भर्तियां होगी ना 2-5 साल, तो कम से कम ये आशा करेंगे कि साफ सुथरी होगी। पेपर माफियाओं की कमर नहीं टूटती। इस प्रदेश के अंदर ये हालात हो जाते हैं, आम किसान, जवान, गरीब पीड़ित शोषित का बच्चा कभी ऑफिसर नहीं बनता। लेकिन डबल बेंच ने इस पर भी रोक लगा दी। देखिए प्रक्रिया है, ये न्यायपालिका की प्रक्रिया है, ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिस अनुसार जो तथ्य हैं, जो एसओजी जांच चल रही है अभी तक, और अभी तो सरकार ने अपना ही स्टैंड क्लियर नहीं। सरकार इतनी कंफ्यूज है और इतनी ख़त्म सरकार है, जिस सरकार को 7 दिन का टाइम देते हैं वो 15 दिन लेती। उनको तो सरकार को ये नहीं पता कि युवाओं के समय कितना हम बर्बाद किया। 21 से 25 तो लिया है भाजपा कांग्रेस ने मिलके, इस भर्ती को 21 की भर्ती को 25 तक तो लिया है। ये तो आंदोलन नहीं होते थे तो और आगे ऐसे कैसे घिसते। तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल कमजोर हैं? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो चाहते हैं ये भर्ती रद्द हो, और भर्ती रद्द की हम अनुशंसा करेंगे। और अभी उनके गृह मंत्रालय से कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, अपना कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि इस भर्ती में क्या होना चाहिए। बताओ, ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। लेकिन इसी भर्ती को लेकर जिस नेता ने शुरुआत की थी, किरोड़ीलाल मीणा ने, और हनुमान बेनीवाल ने इसको ख़त्म किया था, वही नेता जब इस भर्ती को रद्द किया गया, दोनों आपस में लड़ रहे थे, तू मैं कर रहे थे। ये देखिए बहुत सीनियर लीडर है, उनके लिए कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन किरोड़ी जी ने भर्ती की जो है इसकी लड़ाई की शुरुआत की, इस एसआई भर्ती रद्द को लेके। फिर जो है किरोड़ी जी सरकार के अंदर कहीं न कहीं दबाव महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने युवाओं को बोला कि भी ये लड़ाई लड़ो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। और युवाओं को लगा कि नहीं, अब किरोड़ी जी इस लड़ाई के अंदर सरकार की वजह से या मंत्री पद, संवैधानिक पद पे हैं तो नहीं लड़ पा रहे हैं। तो युवा चारों तरफ घूम के लास्ट में हनुमान बेनीवाल जी का हाथ थामा। वो एक कहावत है, हारे का सारा हनुमान हमारा। बिल्कुल, हारे का सारा हनुमान जी, क्योंकि युवा आए थे कि भाई साहब अब हमारा साथ दो, हम सब जगह से हताश हो गए। चारों तरफ घूम के हमने देख लिया कोई साथ नहीं दे रहा, तो नेताजी ने साथ मजबूती से साथ दिया। 1 लाख जवानों की रैली जो है प्रदेश के अंदर की है, और उसी का परिणाम है कि ऐसा ही भर्ती रद्द तक पहुंची है सिंगल में। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अब आरएलपी का आगे का रोड मैप क्या रहेगा? देखिए आरएलपी पंचायत चुनाव जो है मजबूती से लड़ेगी, संगठन को मजबूती देंगे हम। सड़कों पर ऐसे ही संघर्ष करते हुए आपको मिलेंगे, जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होगा हम अग्रिम पंक्ति में मिलेंगे, और आने वाले समय के अंदर इसका प्रदर्शन आपको पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। पंचायत चुनाव में देखने को तो मिलेगा, लेकिन लंबे समय से आरएलपी का ना कोई प्रदेशाध्यक्ष है, ना कोई जिलाध्यक्ष है, ना कोई पदाधिकारी है, बिना मतलब दूल्हे के बारात चल रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए बिना दूल्हे तो नहीं है, हमारे जो मुख्य है राष्ट्रीय अध्यक्ष है हनुमान बेनीवाल जी, उनके नेतृत्व में आरएलपी पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और नीचे का जो संगठन है वो नेताजी ने घोषणा की थी, जल्दी वो नीचे का संगठन है वो तैयार करेंगे। 2 साल से यही कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि 2 साल से कभी लोकसभा, कभी चुनाव, कभी बीच में धरने, कभी और कुछ, तो उसके लिए क्या है, क्योंकि जो बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नेताजी के बिना जो संगठन की घोषणा, और उनको जब टाइम चीज़ें हो तभी मैनेज हो पाती है। कोशिश ये रहेगी कि जल्दी वो घोषणा करेंगे, क्योंकि उनके खुद ने कई बार बता चुके हैं मीडिया को भी कि भी मैं संगठन की घोषणा करूंगा, क्योंकि अब जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली गए हैं, तो इस प्रकार से क्या है कि बीच में कुछ न कुछ चलता रहा, फिर लोकसभा आ गई, फिर भर्ती गई, आंदोलन चल रहे थे, तो उसके लिए क्या संगठन को खड़ा करने के लिए भी समय की भी जरूरत होती है, और प्रॉपर संगठन चलाने के लिए समय चाहिए होता है। तो उनको जैसे ही वो अपने इन जो प्रॉपर कामों से फ्री होंगे, संगठन की घोषणा जल्दी ही करेंगे। कौन होगा आरएलपी का अगला प्रदेशाध्यक्ष? देखिए ये पहले दलित था, अब लगता है जाट, मीणा, गुर्जर, इनमें से बना सकते हैं। देखिए जातीय समीकरण और मतलब ये सारे तो साधने होते हैं, कहने की बातें होती है कि जाति में बात नहीं करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा व्यक्ति ही होगा जो सबको साथ लेके चले और मजबूती से जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वो खड़ा मिले। पिछली बार जिस दलित को आपने बनाया था वही पार्टी छोड़कर चले गए थे आपकी। देखिए ये जो है पार्टियों के अंदर आना जाना तो रहता है, और
हो सकता है कि पार्टी को ही नुकसान हुआ है और वो गए तो उनको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहीं कहीं जल्दबाजी की है। यदि वो इस पार्टी में रहते तो हो सकता है कि वो आज वो इसी पद को सुशोभित करते रहते और इसी पद पे रहते और आने वाले 28 में वापस एमएलए बन के आ जाते, कहीं मंत्री बन जाते। तो क्या लग रहा है, मन है क्या उनका वापस जाने का? क्यों नहीं, पार्टी में हम तो चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आओ पुखराज जी का स्वागत है पार्टी में। और नेता गए उनका, और नेताओं को लगेगा जब वहाँ तो वो यहीं आएंगे। हनुमान बेनीवाल जी है लास्ट में, उनको आना ही पड़ेगा उनको। तो हनुमान जी तो कह रहे थे इस बार अब नहीं लेंगे हम, जो छोड़ के चले गए उनको। वो देखो परिस्थिति उनकी होगी, क्योंकि नेताजी के अंदर एक दया भाव भी है। जब कोई बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित होता, परेशान होता है ना, तो लास्ट में वो ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, इसको बुला लो, ये बहुत परेशान है, बहुत दुख तकलीफ में, इसकी मदद करो। क्योंकि नेताजी दुख तकलीफ में मदद करते हैं हमेशा। और ये जो नेता जो गए हैं ना, ये जैसे ही दुख तकलीफ में आएंगे ना, चारों तरफ से गिर जाएंगे, तो इनको सिर्फ एक ही आदमी याद आएगा, हनुमान बेनीवाल। और ये हनुमान कबूतर जब मरने के दौर में होता है, पंख फड़फड़ाता है उस दौर में। बिल्कुल, क्योंकि उस समय जो बचाने, कौन बचा सकता है, उसी को याद करते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी ही इनको याद आएंगे। और हनुमान बेनीवाल जी हमेशा साथ खड़े मिलते हैं किसानों के बेटों को। किसी के बेखावे में इधर उधर ट्रैक चेंज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टी आरएलपी पार्टी सब किसान जवान पीढ़ी शोषित के लिए बनी है और वो हमेशा उन्हीं के लिए है। लेकिन टेक तो जाटों का ही लगता है। देखिए ऐसा नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा यदि एमएलए के चुनाव कोई लड़ा है तो दूसरी जाटों के अलावा लोग लड़े। आप है ना 18 से लेके अभी तक जो चुनाव जो एमएलए के सिंबल मिले हैं और जो पंचायत और जिला परिषद के सिंबल मिले हैं, सबसे ज़्यादा सिंबल है दूसरी कास्ट के लोगों को मिले हैं। तो फिर हनुमान जी क्यों कहते हैं जाटों के नेता हैं? देखिए ये कहते हैं क्योंकि ये संघर्ष सबके कहते हैं, जाट जाति से आते हैं और ये बेबाक छवि के बात में जाटों की करते हैं। देखिए सबकी करते हैं, किसान कौम की बात करते हैं, पीड़ित शोषित की करते हैं, है ना। आज अलवर के अंदर एक मुख बधिर बालिका जो थी SC/ST की थी, उसका बलात्कार होता है, उसको फेंक दिया जाता है, उसके लिए जाति धर्म नहीं पूछा था। शंकर मीणा की हत्या होती है, वहाँ पे हनुमान बेनीवाल जी बारिश के अंदर जो है वहाँ जाते हैं, खेत के अंदर बैठे रहते हैं और न्याय दिलाते हैं, वहाँ जाति धर्म नहीं पूछा जाता है। तो हनुमान बेनीवाल जी, लवली कंडारा हत्या का कांड हुआ था जोधपुर के अंदर, वहाँ जाति धर्म नहीं पूछा था। भूंगरा तरसादी हुई थी लोकसभा के अंदर, सबसे पहले किसी ने मुद्दा उठाया तो हनुमान बेनीवाल जी ने उठाया। वहाँ ये नहीं पूछा कि ये राजपूत परिवार है, ये तबाह हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या है कि विरोधी एक ऐसा जबरदस्ती का वो करो ताकि इनको डेंट हो, इनको नुकसान हो। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी सबको साथ लेते हैं। हनुमान बेनीवाल जी के घर जाने वाले से दुख तकलीफ हो तो ये नहीं पूछते हैं कि तू किस जाति का, किस धर्म का, किस वर्ग का। तो वो ये कहते हैं कि आओ बताओ क्या तकलीफ है। अच्छा, कहा दुख दर्द सुनते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से, मतलब खासतौर से बीजेपी की बात करना चाहूँगा, वो तो यही कहते हैं किसान आंदोलन, किसान मतलब जाट। क्योंकि ज़्यादातर जो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जो जिस पैसे से जुड़ी हुई होगी, तो वो उन्हीं का कहेंगे। क्योंकि किसान आंदोलन जो आज मान लो कि जाटों की पॉपुलेशन राजस्थान के अंदर ज़्यादा है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनमें जाट ज़्यादा है और खेती ज़्यादा करते हैं। क्योंकि बिजनेस माइंड तो है नहीं, खेती और मेहनत कश लोग हैं, या तो खेती करेंगे या बच्चे पढ़ लिख के ऑफिसर बनेंगे। तो लोग यही कह रहे हैं कि जाट, क्योंकि कहेंगे जिस प्रकार से बीजेपी ने उपराष्ट्रपति को हटा के और उपराष्ट्रपति के चुनाव की समय, अभी जैसे चुनाव से पहले कुछ बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया कि हमें अगला कैंडिडेट लाए, वो भी जाट कम्युनिटी से, जो कि तेलंगाना में जाट होते ही नहीं, जबकि तेलंगाना में है कौन, क्या है, किसी को नहीं। तो बीजेपी खुद ही ये वो कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, जाटों को कर रही है कि भाई हम जाटों के वोट बैंक को बुनाएं। तो किसान आंदोलन हो, चाहे और कोई आंदोलन हो, चाहे आर्मी हो, चाहे और कहीं हो, तो क्योंकि जैसे पहलवान बेटियां थी ज़्यादातर जाट थी, अब वो ये गलती हमारी नहीं, हनुमान बेनीवाल जी की नहीं है और हमारी जाति की नहीं है। क्योंकि जो संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, उसकी जाति जो लोग बताते हैं। जाटों से इतनी जलन क्यों लोगों को? क्योंकि मतलब बीजेपी के लोगों को, आप मतलब जो भी जहाँ भी है, मतलब हरियाणा में देख लो या फिर राजस्थान में, आप लोगों को मतलब बार बार यही कहा जाता है। देखिए मेहनत कश कौम है, बेबाक छवि है, खुल के बोलने वाले हैं, डट के मैदान में लड़ने वाले होते हैं और सही को सही, गलत को गलत। पहले एक लिखते थे कि ये चौधरी है, गांव का चौधरी का मतलब है कि ये सही गलत का फैसला करेगा, ये अन्याय नहीं करेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, बैठ के चौधर करेगा। जाटों ने हमेशा इसी प्रकार की चौधर की है कि जाट गलत के साथ ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता और बिल्कुल भावुक होता, भावनाओं में, चाहे देश के लिए चाहे मर मिटने का जरूरत हो तो सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में मिलेंगे।
तो इसलिए तो किसान आंदोलन मजबूती से लड़ा गया। यदि और कोई होते तो मैदान छोड़ के भाग जाते। सरकार के सामने देख लो कैसे गोलियां चलती थी, किस प्रकार से जो पुलिस शासन प्रशासन का सामना करना पड़ता था। चाहे और कोई मामला देख लो, चाहे ना या मोर्चरी पे लड़ने वाली बात हो किसी को न्याय दिलाने के लिए, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, चाहे तेजा जी की मूर्ति टूटी वो लड़ने का मामला हो, कहीं भी हो, क्योंकि ये जो है मार्शल कौम है और मार्शल कौम हमेशा सड़कों पे लड़ेगी और सही गलत का फैसला जानती है, सही के साथ रहेगी, गलत के साथ कभी नहीं रहेगी। लेकिन सही के साथ रहे, गलत के, लेकिन हनुमान बेनीवाल उपचुनाव में जैसे ही चुनाव हारते हैं थोड़ा कमजोर पड़ते हैं, लेकिन फिर जैसे ही एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन करते हैं और जयपुर में 1 लाख लोगों की भीड़ करते हैं, उसके बाद अचानक जो ग्राफ डाउन हुआ था वो आसमान छूने का, और तेजा जी के मंदिरों में एक दिन में 6 प्रोग्राम कर देते हैं। देखिए कमज़ोर नहीं थे। अब मान लो किसी आदमी को जो है एक मैदान के अंदर एक मजबूत पहलवान है, वो 2 पहलवानों से नहीं गिर रहा है तो क्या करेंगे, 20 पहलवान मिलके यदि उसको पटकने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वो गिरेगा। हनुमान बेनीवाल जी कमज़ोर नहीं हुए, ना वहाँ का वोट बैंक गिरा है, ना वोट परसेंटेज गिरे, वोट परसेंटेज बढ़े हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस, बीजेपी, दूसरे दल के दूसरे नेता सारे मिलके एक झुंड बना के, गुट बना के और नेताजी को हराने की जो साजिश की है वहाँ पे, जिस प्रकार से कांग्रेस ने सिंबल बीजेपी के हाथों बेचने का काम किया है, तो निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी को नुकसान हुआ है। और हमने वो सीट ऐसे नहीं खोई, हमने वोट परसेंटेज बढ़े लेकिन हम हारे जरूर है, कमज़ोर नहीं हुए हम। आखिरी सवाल, मैं कुछ नेताओं के नाम लेना चाहूँगा, उस पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। हनुमान बेनीवाल के बारे में तो आप कहेंगे वो ठीक है, अशोक गहलोत। देखिए गहलोत साहब अपनी पार्टी के नेता हैं, हमारे अपोजिशन में हैं, वो अपना कर रहे हैं काम, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जो पिछले सालों में जो काम किए थे, जाते जाते कुछ काम अच्छे थे लेकिन पूरे काम जो देखें तो अच्छे नहीं थे मामले, क्योंकि उनके राज में भी बहुत सारी भर्तियों के पेपर लीक हुए थे। बजरी माफिया जो है पनपे थे, भू माफिया पनपे थे, उनको शरण मिली थी। जिस प्रकार से जो जिन एमएलए की परफॉर्मेंस थी वो किसानों के हित में नहीं थी, तभी तो वो सरकार उनकी गई है। भजन लाल जी तो मतलब यूँ समझो कि प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भजन लाल जी जैसे मुख्यमंत्री, जिनको ये नहीं पता जेडी आबकारी का अलग अलग डिपार्टमेंट का नहीं पता हो, जिनके नीचे क्या हो रहा है ये नहीं पता हो, तो ये तो बड़ा इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री। माफिया का टेक तो उनके खुद के परिवार पे लग रहा है। उनके परिवार के लोग और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनके साले 15-20 साले बने हुए हैं जो इस राजधानी के अंदर जो है अलग अलग प्लॉटों के, मकानों के, कब्जों के धंधे कर रहे हैं, जो सारे लोगों के सामने हैं। जिस प्रकार से क्या हालात है प्रदेश के अंदर, आए दिन मर्डर, बलात्कार, घटनाएं, और जिस अनुसार अभी जो है ना फसल खराबा हो रहा है, अतिवृष्टि है, कहीं मकान ढह रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, जो सड़कों की ट्रांसपोर्टेशन की जो हालात है, तो प्रदेश के अंदर हालात बहुत ख़राब है और इससे ज़्यादा ख़राब आज तक नहीं जो सरकार रही होगी। सचिन पायलट साहब अपनी पार्टी के नेता हैं और कर रहे हैं संघर्ष। जब पायलट साहब को हनुमान बेनीवाल जी की जरूरत थी तो हनुमान बेनीवाल जी उनके साथ थे, लेकिन हनुमान को जरूरत थी तब पायलट साहब कहाँ थे? नहीं थे साथ। हमने तो बार बार याद दिलाया और हम तो कह रहे हैं पायलट साहब आ जाओ इधर, हम तो ये भी कह रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ साहब का समय था, अब समय चला गया, अब समय बचा नहीं। हालांकि ये प्रदेश के बड़े नेताओं के नाम ले रहे हो, मैं उन नेताओं के ऊपर प्रतिक्रिया मुझे नहीं देनी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी के तो प्रदर्शन देख ही रहे हो ना, 500 मीटर तख्ती लेके चल रहे हैं और वोट चोर कर रहे हैं, और जो पेपर चोर, बजरी माफिया, भू माफिया वो उनको दिख नहीं रहे। तो आप सोच ही सकते हो कि इस प्रकार के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 500 मीटर हर 3 दिन में आते हैं, चले जाते हैं, और बस यही चल रहा है प्रदेश के अंदर। आपस में लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई अंदर ही पीसीसी वॉर रूम के अंदर आप देखने को आपने देखी होगी किस प्रकार से विधानसभा में एक स्पीकर के नेता आपस में लड़ रहे हैं, एक एमएलए कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरा कुछ दे रहे हैं। तो ये तो इनका तो अलग ही निराला ही काम है। राजकुमार जी रोत जो है निश्चित रूप से मजबूती से लड़ रहे हैं। तीसरा मोर्चा उन्होंने ट्राइबल में बनाया है और वो जो है बहुत ही मजबूती से उस एरिया में लड़ रहे हैं, लोगों को संभाला है। 28 में गठबंधन हो सकता है। देखिए हम तो यही आशा कर रहे हैं, नेताजी हमेशा बार बार कह रहे हैं रोज साहब को भी आप आओ, साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कि जिस तरीके से संसद में इशारे कर रहे हैं, दोनों नेता आपस में मेलजोल खा रहे हैं। देखिए जुझारू नेता होता है ना, वो हमेशा मेलजोल करके और ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो संघर्षशील, लड़ने वाला और सही गलत का फैसला करने वाला नेता हो, वो
एक दूसरे को पसंद जब भी करते हैं। रविंद्र भाटी? ये देखो तुक्के से आए हुए लोग हैं। सेम हनुमान बेनीवाल की भाषा बोल रहे हो। ये है तो ये तुक्के से आए हुए लोग हैं। मुझे याद है यूनिवर्सिटी का चुनाव जब इनके सामने लड़ रहा था, मैं उनको भी जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ, किस प्रकार से वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर चुनावों के अंदर जो है चीज़ें हुई है। उसके बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी और ये वहाँ ट्रायंगल बना है, किस प्रकार से पंचकोणीय मुकाबला, सिंबल के जो पंचकोणीय मुकाबले मिसमैनेजमेंट हुए थे, उसकी वजह से तुक्का लग ही जाता है और लग जाता है। उनकी किस्मत थी, बन गए एमएलए। और नरेश मीणा? नरेश मीणा जुझारू है, बिल्कुल मजबूती से जो है सड़कों पे संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन बड़े नेता उनको भी तो दबाने की कोशिश कर ही रहे हैं। झुंझारू और मजबूत नेता है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कभी भजनलाल जी इनको यूज करते हैं तो कभी किरोड़ी लाल जी। देखिए संघर्षशील नेता है, अब यूज़ तो बड़े नेता करे नहीं करे ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा और नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि नरेश मीणा जी मजबूती से जो यूनिवर्सिटी टाइम से ही लेकर आज तक जो है सड़कों पर संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते रहेंगे। निश्चित रूप से इनका उज्जवल भविष्य है, ज़रूर ये जो है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रदेश के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि किसान जवान पीड़ित शोषित और आपके हक अधिकारों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनको मजबूती से साथ दो और जाति धर्म वर्ग और अलग अलग हिस्सों में नहीं बटें, क्योंकि मैं जवानों से विशेषकर अपील करूँगा कि हमें जो है अलग अलग नहीं बटना है, क्योंकि बड़ी पार्टी हमेशा ये चाहेगी कि अलग अलग बटके और कमज़ोर हो। किसान कौम है वो हर जाति धर्म विशेष वर्ग से हैं। ग्रामीण परिवेश से आने वाले सारे युवाओं से मैं इतना ही आह्वान करूंगा कि हमें मजबूती से जो है 2028 की जो है चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए लड़ने वाले लड़ाके को मजबूती प्रदान करनी है हमें। जी शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर श्रवण जी चौधरी, जो कि आरएलपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हनुमान बेनीवाल के वो सिपाही हैं जो हर समय हनुमान बेनीवाल के जहाँ भी आंदोलन होते हैं वहाँ दिखाई देते हैं। और इनसे हमने आने वाले 2028 के इलेक्शन को लेकर हो या पार्टी की आने वाली रूपरेखा हो या पंचायत और निकाय चुनाव हो, उन सब पे हमने बात की और प्रदेश में जहाँ भी आंदोलन है उन सब के बारे में चर्चा की और कई नेताओं को लेकर भी बातचीत की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।